वेलकम बैक। सबसे पहले थैंक यू सो मच फर्स्ट वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, और आप सबने उसे बहुत प्यार दिया। होप कि ये वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। फर्स्ट, प्रॉफिट. प्रॉफिट मीन्स रेगुलर रिसिप्ट माइनस रेगुलर पेमेंट. रेगुलर मतलब डे टू डे रिसिप्ट हो या डे टू डे का पेमेंट, उन दोनों का डिफरेंस होगा, वो हमारा प्रॉफिट होगा. रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू पेमेंट. एज ऑलरेडी वी डिस्कस्ड व्हाट इज मेंट बाय रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू पेमेंट. रेवेन्यू रिसिप्ट मीन्स डे टू डे जो कांस्टेंट रिसिप्ट हो रही है हमने एग्जांपल लिया था रेंट की इनकम है, कमीशन इनकम, वो सारी इनकम एक्सेट्रा. वैसे ही रेवेन्यू पेमेंट कमीशन का पेमेंट, सैलरी का एक्सपेंस, इस तरह का पेमेंट, उन दोनों का डिफरेंस इज नोन एज प्रॉफिट. इसका मतलब हुआ कि हमारी रिसिप्ट ज्यादा होनी चाहिए कंपेरेटिवली विथ पेमेंट. Excess of day-to-day incomes over expenses of the business is called profit. Excess इनकम एक्सेस होना चाहिए, इनकम ज्यादा होना चाहिए एक्सपेंस से प्रॉफिट अर्न करने के लिए. दिस प्रॉफिट इज रेवेन्यू प्रॉफिट, जो क्योंकि रेगुलर है, डे टू डे बिजनेस में हम अर्न कर रहे हैं, इसलिए उसे रेवेन्यू या फिर रेगुलर प्रॉफिट भी बोलेंगे. Irregular profit sometimes may generate known as capital profit. Sometimes it may be possible कि हमने कोई फिक्स्ड असेट सेल किया हो, कोई मशीनरी सेल किया हो और हमें कोई ऐसा बड़ा प्रॉफिट या छोटा प्रॉफिट मिला हो जो इरेग्युलर हो. इरेग्युलर मीन्स डे टू डे में नहीं हो रहा है, इज नोन एज इरेग्युलर प्रॉफिट. सेकेंड, लॉस. रेगुलर एक्सपेंसेस माइनस रेगुलर इनकम. यहाँ पर रेगुलर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर्ड विथ रेगुलर इनकम. दिस इज नोन एज रेवेन्यू लॉस. डेफिसिट वर्ड इज पॉपुलर फॉर लॉस इन प्रैक्टिस. डेफिसिट वर्ड जनरली यूज होता है प्रैक्टिस में लॉस को डिस्क्राइब करने के लिए. अनदर टाइप ऑफ लॉस इज, दूसरे टाइप का एक लॉस होता है जो बिजनेस करने की वजह से नहीं होता है. हैपनिंग ऑफ लॉस विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी. कोई भी काइंड ऑफ एक्टिविटी हम नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी लॉस अराइज हो रहा है. एग्जाम्पल, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. फायर, आग लगाने में हमने कोई एक्टिविटी नहीं की है लेकिन फिर भी हमारा लॉस हुआ है. गुड्स स्टोलन, गुड्स चोरी हो गया हो. डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट ड्यू टू एक्सीडेंट. एक्सीडेंट की वजह से ट्रांसपोर्ट में जब गुड्स थे और एक्सीडेंट हुआ किसी रीजन से तो डिस्ट्रॉय हो गया गुड्स, तो इस वजह से भी हमारा तो लॉस हो गया. दिस विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स. वो बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा. कोई भी लॉस जो हमारी किसी भी एक्टिविटी की वजह से नहीं हुआ है लेकिन फिर भी लॉस हुआ है, इसलिए हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. एनी असेट इज सोल्ड लेस देन बुक वैल्यू. कोई असेट को सेल किया है, बेचा है और बुक वैल्यू से कम प्राइस में बेचा है. बुक में जो प्राइस थी उससे कम में, सपोज बुक वैल्यू हमारी फर्नीचर की 1 लाख थी लेकिन हमने उसे 95,000 रुपीज में सेल कर दिया, तो जो हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, विच इज नॉट रिसीव, दैट इज 5,000 इन अवर एग्जाम्पल, इज नोन एज लॉस. दिस इज नोन एज कैपिटल लॉस. जैसे कैपिटल प्रॉफिट था, सिमिलरली कैपिटल लॉस हुआ. थर्ड, purchase. Businessman purchase those goods of which he is doing business is known as purchase. बिजनेसमैन जो ओनर है बिजनेस का, वो अगर गुड्स परचेज करता है जिसमें वो बिजनेस कर रहा है, उसे बोलेंगे परचेज. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय स्टेशनरी ओनर. स्टेशनरी ओनर अगर अपनी स्टेशनरीज परचेज करता है तो उसे बोलेंगे परचेज. बट बाय ग्रेन मर्चेंट इज नोन एज एक्सपेंस. लेकिन अगर ग्रेन मर्चेंट स्टेशनरी परचेज करके लाता है तो उसे एक्सपेंस बोलेंगे. अदर परचेज विल बी नोन एज एक्सपेंस. बिजनेसमैन परचेज सेल्स.
बिजनेसमैन रिसीव्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स फ्रॉम बिजनेस। बिजनेसमैन को कई तरह की इनकम्स रिसीव होती है बिजनेस में से, बट दोज गुड्स आर सोल्ड इन विच ओनर इज डूइंग बिजनेस इज नोन एज सेल्स। लेकिन अगर बिजनेसमैन ओनर कोई गुड सेल कर रहा है जिसमें वो रेगुलर डील करता है, अगर वो सेल करके इनकम जनरेट कर रहा है तो उसे सेल्स बोलेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर। Businessman receives different types of incomes from business, but those goods are sold in which owner that is doing business. जिस एग्जाम्पल हमने जैसे लास्ट टाइम स्टेशनरी का लिया था, वैसे ही इनकम जनरेटेड बाय ग्रेन मर्चेंट थ्रू सेल ऑफ ग्रेन इज कॉल्ड सेल्स। अगर जो ग्रेन मर्चेंट ग्रेन सेल करता है और इनकम जनरेट कर रहा है, देन ओनली इट इज नोन एज सेल्स। लेकिन अगर कभी बाय चांस स्टेशनरी ओनर अगर ग्रेन सेल करने निकला तो उसको सेल्स नहीं बोलेंगे, वो उसकी सेल्स की इनकम नहीं होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन, स्टॉक, गुड्स परचेस्ड बाय ओनर और बिजनेसमैन फॉर बिजनेस पर्पस। गुड्स परचेज किया है ओनर ने या बिजनेसमैन ने बिजनेस पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टेशनरी ओनर ने स्टेशनरी पेन, पेंसिल, रबर, बुक्स, फाइल्स एक्सेट्रा अगर परचेज करके रखा है अपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए। ट्रेडिंग पर्पस मतलब परचेज करना, सेल करना। गुड्स रिमेन अनसोल्ड फ्रॉम दैट गुड्स, और उस गुड्स में से उसके सपोज एग्जाम्पल में हमारे स्टेशनरी ओनर के पास में जो उसने पेन, पेंसिल, रबर परचेज किया था और ईयर एंड पे कुछ बच जाता है, कुछ पेन, पेंसिल, रबर वगैरह बच जाता है तो उसे बोलेंगे स्टॉक। सरप्लस ऑफ गुड्स फ्रॉम परचेज, जितना परचेज किया था और उसमें से जितना उसने सेल किया है और कुछ बच जाता है तो उसे बोलेंगे स्टॉक, और वो स्टॉक को बोलेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज किया हमने 1,00,000 रुपए का, सेल किया 75,000 का, तो हमारे पास रिमेनिंग गुड्स कितना बचा, 25,000 रुपीज। 1,00,000 माइनस 75,000, दिस 25,000 ऑफ गुड्स इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज करंट असेट। करंट असेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले डेफिनेशंस में, पहले की टर्मिनोलॉजीज में। प्लीज पहला वीडियो एक बार आप रेफर करें। ओपनिंग स्टॉक होगा नेक्स्ट ईयर का, जो क्लोजिंग स्टॉक इस ईयर का सब होगा वही नेक्स्ट ईयर का हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेटर्स। When a businessman sells goods on credit to his own customers, businessman गुड्स सेल कर रहा है अपने ही कस्टमर्स को क्रेडिट पर। क्रेडिट मतलब कैश नहीं, आज की आज हमें पेमेंट नहीं मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलने वाला है, तो उस केस में कस्टमर्स जो होंगे वो डेटर्स बन जाएंगे हमारे, मतलब बिजनेसमैन के डेटर्स बन जाएंगे। डेटर्स आर ट्रीटेड एज करंट असेट्स। डेटर्स को करंट असेट ट्रीट करना है। बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट वेयर देयर आर टू पार्टीज। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा जिसमें दो पार्टीज होंगी, एक होगी बिल राइटर और एक होगा बिल एक्सेप्टर। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट समझिए कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो बिल राइटर लिखने वाला है कि उसे कब पेमेंट मिले, वो कब पेमेंट उसे मिलने वाला है, या फिर डेट लिखेगा, प्री डिटरमाइंड अमाउंट होगी। बिल राइटर acquires right to receive certain amount on predetermined date in future, it becomes receivable। बिल राइटर के लिए जो भी अमाउंट इस बिल के अंदर लिखा जाएगा वो रिसीवेबल होगा। बिल एक्सेप्टर एक्सेप्ट द रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा, वो साइन करेगा कि मैं स्पेसिफाइड अमाउंट मैच्योरिटी डेट पर रिस्पॉन्सिबल हूँ पे करने के लिए, मतलब कि बिल एक्सेप्टर के लिए ये पेएबल हो जाएगा, जो हम आगे देखने वाले हैं। जनरली बिल्स रिसीवेबल इमर्जेस फ्रॉम डेटर्स। ये बिल रिसीवेबल जो भी होते हैं वो डेटर्स से इमर्ज होते हैं। जो हमने आगे डेटर देखा था उसमें हमें डेटर्स से पैसा लेना था, तो उस केस में हम बिल राइटर बन जाएंगे क्योंकि हमारे लिए रिसीवेबल है, और सामने वाला यानी हमारा जो डेटर है वो बिल एक्सेप्टर बन जाएगा। सो बिल्स रिसीवेबल एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जहां पे दो पार्टीज होंगी, एक बिल राइटर और एक बिल एक्सेप्टर,
बिल रिसीवेबल हमारे लिए रिसीव होगा पेमेंट, आज नहीं फ्यूचर में, इसीलिए इसे रिसीवेबल बोला है। ओके, नेक्स्ट, रिसीवेबल्स, एनी अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय बिजनेसमैन इन फ्यूचर फ्रॉम एनी पर्सन इज नोन एज रिसीवेबल्स। जो हमने अभी आगे देखा, कोई भी अमाउंट बिजनेसमैन को फ्यूचर में रिसीव करनी है, रिसीव होने वाली है, उसे बोलेंगे रिसीवेबल्स। टाइप्स ऑफ रिसीवेबल्स, देर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसीवेबल्स: डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, आउटस्टैंडिंग इनकम्स एंड प्रीपेड एक्सपेंस। डेटर्स हम पहले देखा जस्ट थोड़ी देर पहले। बिल्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम यानी कोई भी इनकम जो मिलनी अभी बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी होना। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंस जो हमने पहले से ही पे कर दिए हैं, दैट इज सर्विस लेनी बाकी है, सर्विस इज पेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस का प्रीमियम हम पे करते हैं और उसकी सर्विस हमें पूरे साल या फिर जितने पीरियड के लिए हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया होता है हमें मिलती है, दैट इज अवर रिसीवेबल। नेक्स्ट डेफिनेशन इज क्रेडिटर्स। A businessman purchase goods on credit is known as credit purchase. बिजनेसमैन गुड्स परचेज कर रहा है क्रेडिट पर, मीन्स कैश का पेमेंट अभी हमने नहीं किया है, बिजनेसमैन ने कैश पे नहीं किया तो उसके लिए वो क्रेडिट परचेज हो जाएगा। अ पर्सन फ्रॉम whom goods are purchased on credit, that particular person becomes creditor. जिस पर्सन से हमने यानी बिजनेसमैन ने जिस पर्सन से क्रेडिट परचेज किया है वो पर्सन हमारा क्रेडिटर यानी बिजनेसमैन का क्रेडिटर बन जाएगा। अ पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्टिकुलर पर्सन बिकम्स क्रेडिटर। और ये क्रेडिटर्स वो आएंगे करंट लायबिलिटी में। नेक्स्ट डेफिनेशन इज बिल्स पेएबल। जैसा हमने बिल्स रिसीवेबल देखा था, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा जिसमें बिल एक्सेप्टर और बिल राइटर 2 पार्टीज होंगी। बिल राइटर बिल डॉक्यूमेंट को रेडी करेगा, बिल एक्सेप्टर साइन करेगा उसको। वैसे ही बिल्स पेएबल होता है, जैसे मैंने पहले बोला था, बिल एक्सेप्टर विल बिकम दी बिल पेएबल, उसके बिल एक्सेप्टर के लिए ये बिल पेएबल बन जाएगा। फॉर बिल्स एक्सेप्टर इट इज बिल्स पेएबल। जनरली बिल्स पेएबल इमर्जेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से बिल्स पेएबल इमर्ज होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन पेएबल्स, सेम एज विद रिसीवेबल्स, जैसे 4 टाइप्स थे वैसे ही पेएबल्स के भी 4 टाइप होंगे: क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल हम पहले देख चुके हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस खर्चा, कोई भी खर्चा करना अभी बाकी है। फॉर एग्जाम्पल फरवरी तक का सैलरी हमने पे किया लेकिन मार्च का पे करना अभी बाकी है, तो वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, मतलब कि पेएबल। अभी पे नहीं करना है, फ्यूचर में पे करना है। एनी अमाउंट टू बी पेड इन फ्यूचर इज नोन एज पेएबल। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी इनकम हमें पहले ही मिल गई। फॉर एन एग्जाम्पल हमने किसी का एजेंसी ले रखा है और हमें कमीशन पहले ही मिल गया लेकिन हमने अभी तक उसको सर्विस नहीं दी है, सर्विस इज पेंडिंग, then it is payable. Next definition is voucher. Voucher is a written document of business transaction. बिजनेस ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन हम देख चुके हैं, जिसमें कैश और क्रेडिट का डिफरेंशिएशन हम पहले डिस्कस किया था, जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंट रेडी किया जाएगा। रिटन डॉक्यूमेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन को बताएगा कि क्या कौन सा ट्रांजैक्शन है। जैसे कि हमने देखे थे कई सारे टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं: कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, परचेज, सेल्स, बैंक का ट्रांजैक्शन यानी बैंक ट्रांजैक्शन, एक्सपेंस ट्रांजैक्शन, इनकम ट्रांजैक्शन, असेट्स ट्रांजैक्शन, लायबिलिटी एक्सेट्रा। तो अ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। जिस तरह का ट्रांजैक्शन होगा उसी तरह का वाउचर रेडी किया जाएगा। So voucher is a written document of business transaction. A simple definition. Discount. Next definition is discount. Emergence of discount is from purchase or sales.
डिस्काउंट का इमर्जेंस, डिस्काउंट कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से मिलेगा, तो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी गुड्स को परचेज या फिर सेल करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम ओनर से एज ए कस्टमर डिस्काउंट लेते हैं, दैट इज फ्रॉम परचेज। हमने कुछ परचेज किया और हमें डिस्काउंट मिला। सिमिलरली कोई ओनर, कोई बिजनेसमैन कोई गुड सेल कर रहा है, मतलब सामने वाली पार्टी कुछ सेल कर रही है और डिस्काउंट अलाउ करती है। सर्टेन अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेज और सेल्स एंड नेट अमाउंट इज पेड। कुछ अमाउंट, हमने जो अमाउंट परचेज किया है, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट परचेज किया है फॉर ₹1000 का, लेकिन हम पेमेंट कर रहे हैं सिर्फ 950 रुपीज का, देन दैट 50 रुपीज यानी कि जो डिफरेंस अमाउंट है वो हो गया डिस्काउंट। सर्टेन अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेज और सेल्स एंड नेट अमाउंट इज पेड। नेट अमाउंट है 950 और जो अमाउंट डिडक्ट किया वो हुआ 50 रुपीज। दिस डिडक्टेड अमाउंट इज नोन एज डिस्काउंट। दिस 50 रुपीज इज नोन एज डिस्काउंट। There are two types, mainly two types of discount, एक trade discount and cash discount. Trade discount means at the time of sales, deduct certain percentage or amount from sales price is trade discount. सेल करते टाइम अगर कोई अमाउंट या कोई परसेंटेज डिडक्ट करते हैं, माइनस कर देते हैं एट द टाइम ऑफ सेल, सेल करते वक्त ही, देन ओनली वो सेल्स प्राइस में से, देन ओनली इट इज ट्रेड डिस्काउंट. व्हाट इज कैश डिस्काउंट? To attract customers for quick collections of credit sales, the amount deducted is cash discount. कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं. सपोज फॉर एन एग्जाम्पल हमसे कोई परचेज करके गया है फॉर क्रेडिट परचेज किया है, तो पेमेंट उसका करना अभी बाकी होगा. तो हम क्या करेंगे, उसे बोलेंगे तो एक काम कर. सपोज फॉर एन एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज का गुड्स हमने सेल किया था, यानी सामने वाले ने 1 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया था, तो हम उसे बोलेंगे तो पूरा पेमेंट मत दे, जस्ट गिव अस 95,000 रुपीज. तो हमारा पेमेंट भी क्लियर हो जाएगा और उसे हम 5,000 रुपीज यानी जो डिफरेंस अमाउंट है उसका हम उसे डिस्काउंट भी दे रहे हैं. और जैसे ही उसकी 5,000 की मनी सेव होगी, वो हम हो सकता है वो हमें 95,000 रुपीज दे दे, सो दैट क्विक कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स, जो हमने सेल क्रेडिट किया था उसका कलेक्शन क्विकली हो जाए. ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स के अंदर हमें कभी रिकॉर्ड नहीं करना होता है, लेकिन कैश डिस्काउंट को ऑलवेज रिकॉर्ड करना होता है. ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, लेकिन कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बुक्स. नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड. अब कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड या अलाउड जो भी हमें बुक्स के अंदर दिया होगा वो ऑलवेज कैश डिस्काउंट ही होगा, मतलब कि बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा. रिकॉर्डेड इन बुक्स. डिस्काउंट रिसीव्ड, जो भी हमें डिस्काउंट मिला है वो हमारी इनकम होगी, और जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया है वो हमारा एक्सपेंस होगा. डिस्काउंट रिसीव्ड कब होगा? जब हमने कुछ परचेज किया होगा, और डिस्काउंट अलाउड कब होगा? जब हमने कुछ सेल किया होगा. Fine. Next definition is depreciation. The most important definition है depreciation is an expense of business. Business का खर्चा है. Every year the value of asset is reduced by certain rate. Every year हर साल asset का value reduce होगा एक परसेंटेज, एक रेट के ऊपर, या तो परसेंटेज होगा या कोई अमाउंट होगा, फिक्स्ड अमाउंट होगा, उस पर धीरे धीरे वैल्यू ऑफ असेट रिड्यूस होता जाएगा. रिड्यूस्ड अमाउंट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. जो अमाउंट रिड्यूस कर रहे हैं हम, या जो परसेंटेज पे अमाउंट रिड्यूस कर रहे हैं, उसे बोलेंगे डेप्रिसिएशन. अगेन, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस. एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ असेट इज रिड्यूस्ड बाय सर्टेन रेट. Reduced amount is called as depreciation. Before making the payment to the government, depreciation is deducted. Depreciation को डिडक्ट करने के लिए जो प्रॉफिट या जो इनकम हमारी हो रही है उसमें से टैक्स का पेमेंट नहीं होना चाहिए. मतलब कि जो भी इनकम है उसमें से पहले डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा
और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी नेट इनकम, नेट जो अमाउंट बचेगा उसमें से टैक्स का पेमेंट होगा। बिफोर मेकिंग टैक्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड। ये डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है बिजनेस का, इसमें कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता है, कैश बाहर बिजनेस के बाहर नहीं जाता है, इसलिए इसे बोलेंगे नॉन कैश एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट डेफिनेशन इज बैड डेट। When debtor of business not in a position to pay full amount due to his weak financial condition, जब डेटर यानी कि जिससे हमें पैसा लेना है, जो करंट असेट में आएगा, व्हेन जो क्रेडिट सेल्स करने पर आता है डेटर, वो व्हेन डेटर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का डेटर ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो फुल अमाउंट पे कर सके ड्यू टू हिज वीक फाइनेंशियल कंडीशन, द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड, जो अमाउंट हमें नहीं मिला है, मतलब जो पोजीशन में नहीं था डेटर और पेमेंट नहीं कर पाया फुल, तो जो अमाउंट हमें नहीं मिला है उसे बोलेंगे बैड डेट। बैड डेट इज नॉट एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस बट इट इज अ लॉस। बैड डेट को कभी भी एक्सपेंस नहीं बोलना है, बैड डेट हमारा एक्सपेंस नहीं होता है, सीधा सीधा लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी से 1 लाख रुपया लेना था, यानी 1 लाख का हमारा डेटर था, लेकिन वो हमें सिर्फ 15,000 ही दे सकता है, मतलब कि 85,000 रुपीज इज नॉट गोइंग टू रिसीव। मतलब क्या हुआ, हमारा बैड डेट हो गया 85,000 रुपीज का। Fine. When debtor of business is not in a position to pay full amount due to his weak financial condition, the amount which is not received, जो हमें रिसीव नहीं हुआ, मतलब हमारे एग्जाम्पल में 85,000 रुपीज जो हमें रिसीव नहीं हुआ है, उसको बोलेंगे बैड डेट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सॉल्वेंट। अ पर्सन हु पेज हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस रेगुलरली and whose assets are more than liabilities, that person is known as solvent person. एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पे कर सकता है रेगुलरली, एंड हुज असेट्स आर मोर देन लायबिलिटीज, जिसकी असेट्स लायबिलिटीज से ज्यादा है, मतलब कि वो फुल कैपेबल है पे करने के लिए, हर तरह से कैपेबल है हमें पेमेंट करने के लिए, दैट पर्सन इज नोन एज सॉल्वेंट पर्सन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंसॉल्वेंट, अपोजिट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब था जो कैपेबल था पेमेंट करने के लिए, इंसॉल्वेंट मीन्स जो कैपेबल नहीं है। अ पर्सन हु डजंट पे हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस रेगुलरली, इट मीन्स ही इज नॉट एबल टू पे दिस ऑब्लिगेशन, वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन उसको पेमेंट कर सके। हुज असेट्स आर लेस देन लायबिलिटीज, जिसके असेट्स कम है लायबिलिटीज से, इज नोन एज इंसॉल्वेंट पर्सन। लेकिन अनलेस द पर्सन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, जब तक कोर्ट उसको डिक्लेयर ना करे इंसॉल्वेंट, तब तक उसे इंसॉल्वेंट ट्रीट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेबिट एंड क्रेडिट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ होल अकाउंट्स। अगर आपको ये समझ आ गया, देन अकाउंट इज वेरी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। ईच ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट्स इन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर 2 इफेक्ट होती है और हर ट्रांजैक्शन में 2 इफेक्ट होंगी, एक होगी डेबिट और दूसरी होगी क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगी वो डेबिट साइड होगा, राइट हैंड साइड पे होगा वो क्रेडिट साइड होगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इसे हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन फॉर जस्ट अभी के लिए इस तरह से एक अकाउंट रेडी किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड को बोलेंगे डेबिट एंड राइट हैंड साइड को बोलेंगे क्रेडिट साइड।
एनी अमाउंट टू बी डेबिटेड मीन्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट डेबिट साइड। अगर कहीं लिखा है कि कहीं पे बोला है अकाउंट को डेबिट करना है, अकाउंट टू बी डेबिटेड मतलब कि उसे हमें डेबिट साइड लिखना है, डेबिट साइड ऑफ अकाउंट दैट इज एट लेफ्ट हैंड साइड। सेम विथ क्रेडिटेड, अगर कहीं लिखा है कि अकाउंट टू बी क्रेडिटेड मीन्स ट्रीटमेंट एट क्रेडिट साइड, तो हमें ट्रीटमेंट उसकी क्रेडिट साइड करनी है यानी कि राइट हैंड साइड। सिर्फ इतना याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड को बोलेंगे डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड को बोलेंगे क्रेडिट साइड। फाइन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकाउंट। Transaction pertaining to respective item or person is recorded at one place and from where the summary of transactions of that item or person can be obtained, it is called account. Very simple term लेकिन important term. Transaction pertaining to respective item, किसी भी item या किसी भी person से related कोई transaction हो रहा है और उसको एक ही जगह पर record करना है, recorded at one place, कहीं एक ही जगह पर रिकॉर्ड करना है। फ्रॉम वेयर द समरी ऑफ ट्रांजैक्शन, जहां से पूरी की पूरी समरी मिल जाए हमको उस आइटम या उस पर्सन के बारे में। इन शॉर्ट हमें एग्जाम्पल भी समझेंगे उसका, उसे बोलेंगे हम पहले अकाउंट्स। एग्जाम्पल, क्रेडिट परचेज बाय मिस्टर राजा, मिस्टर राजा ने हमसे परचेज किया है, हम मिस्टर वजीर, फॉर एन एग्जाम्पल हम मिस्टर वजीर हैं, वजीर से मिस्टर राजा ने परचेज किया है, यानी हमारी बुक्स होगी मिस्टर वजीर की बुक्स के अंदर मिस्टर वजीर की बुक्स होंगी जिसमें मिस्टर राजा का एज अ पर्सन का एक अकाउंट होगा। ओके, क्रेडिट परचेज बाय मिस्टर राजा फ्रॉम मिस्टर वजीर 10 टाइम्स, 10 बार उसने क्रेडिट परचेज किया है, मतलब हम डेबिट साइड या क्रेडिट साइड वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम 10 बार उसे रिकॉर्ड करेंगे। 10 टाइम्स परचेज किया है वो भी क्रेडिट, यानी उसने 10 बार हमें ऑल दिस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स एट वन प्लेस, यानी उसने हमें पेमेंट भी 10 बार किया होगा। इन शॉर्ट एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, डबल एंट्री सिस्टम है, मतलब कि दोनों साइड रिकॉर्ड होगा, 10 बार क्रेडिट होगा और 10 बार ही डेबिट होगा, इक्वल हो जाएगा पोजीशन। देन और हमें एक ही जगह से पूरी समरी भी मिल जाएगी, यानी कि ऑल दिस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स, यानी मिस्टर वजीर की बुक्स के अंदर मिस्टर राजा की पूरी समरी रिकॉर्ड करेंगे और वहीं से हमें सारी समरी भी मिल जाएगी। दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, बिकॉज ये पर्सन का अकाउंट था इसलिए पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। सिमिलरली असेट अकाउंट भी होता है, गुड्स अकाउंट भी होता है, इनकम अकाउंट भी होता है। असेट अकाउंट, अगर मिस्टर राजा के बदले मशीनरी होती तो हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट लिखते, उसे बोलेंगे हम असेट अकाउंट। इनकम अकाउंट, कमीशन इनकम है हमारी या सपोज रेंट इनकम है तो यहाँ हो जाता है रेंट अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट एक्सेट्रा इस तरह से प्रिपेयर होता है। इन शॉर्ट अकाउंट यानी क्या होता है कि ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू रिस्पेक्टिव आइटम और पर्सन इज रिकॉर्डेड एट वन प्लेस एंड फ्रॉम वेयर, जहां एक ही जगह पे रिकॉर्ड करना है और वहीं से हमें समरी मिल रही है तो उसे बोलेंगे अकाउंट। दिस इज डन फॉर टुडे फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट इज अवर मेथड्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और भी कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को आप देखना मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड लर्न समथिंग न्यू।